आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला बेटा क्लास 11th का जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था परमाणु संरचना, तो उस चैप्टर में हम लोगों ने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत तक पढ़ लिया था। तो आज उसके आगे हमें चलना है और आज हमें पढ़ना है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। क्या पढ़ना है आज? परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो ये है क्या परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, यांत्रिकी मॉडल। क्योंकि इसके पहले भी हमारे पास बहुत सारे परमाणु मॉडल थे, जैसे थॉमसन का आया था, रदरफोर्ड आया, फिर बोर आया, फिर समरफील्ड आए, मतलब बहुत सारे परमाणु मॉडल हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। लेकिन इन सब परमाणु मॉडल के बाद जब इन सब के परमाणु मॉडल की विशेषता क्या थी कि ये इलेक्ट्रॉन को कण मान लिए और ये एक निश्चित परिणाम बता रहे थे उस इलेक्ट्रॉन के लिए कि कोई अगर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके लिए एक निश्चित परिणात्मक मान ये लोग बताए। मतलब इस मॉडल के आधार पे हमें ये मॉडल जो है एक परिणात्मक अवधारणा पर आधारित थे, एक निश्चित परिणाम की अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए जो हमारे परिणाम आएंगे वो एकदम निश्चित होते हैं। जैसे बोर ने कहा निश्चित ऊर्जा कक्षा होगी, निश्चित ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन की, एक निश्चित क्या कक्षा में ही गति करेगा, निश्चित पथ पे ही गति करेगा। ये सारी चीज़ मतलब यहाँ पे एकदम हर चीज़ की एक परिणात्मक अवधारणा थी, एक निश्चित परिणात्मक अवधारणा के आधार पे थी। लेकिन जब डी ब्रोगली का जो आपका समीकरण आया और उसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आया, तो उनके अनुसार क्या पता चला कि भैया इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन की हम यथार्थ स्थिति बता सकते हैं और ना ही उसकी यथार्थ संवेग की मान की गणना कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक और चीज जुड़ा जो डी ब्रोगली ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ क्या होता है, तरंग होता है। जबकि अभी तक के जो भी परमाणु मॉडल थे हमारे पास, बोर था या फिर आप समरफील्ड देख लो या फिर आप थॉमसन, रदरफोर्ड, मतलब जितने भी मॉडल आए थे वो सारे क्या थे, वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स थी, वो सारी क्या थी, चिरसम्मत, उनको हम बोलते थे क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, वो सब क्लासिकल मैकेनिकल मॉडल थे, उनको चिरसम्मत यांत्रिकी कहते थे। तो चिरसम्मत यांत्रिकी बोलो या क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपका इलेक्ट्रॉन था उसको कण माना जाता था, है ना भाई। वो सारे मॉडल क्या करते थे, हमें बताते थे कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या है, कण होता है। तो जब हमारे पास डी ब्रोगली समीकरण आया, हाइजेनबर्ग समीकरण आया, तो इन सबसे हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन कण के साथ साथ तरंग भी है और उसके लिए किसी निश्चित परिणाम की नहीं, एक प्रायिकता की क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एक निश्चित बिंदु पर ही नहीं मिलेगा, हम किसी बिंदु पर उसके पाए जाने की प्रायिकता की बात कर सकते हैं। ये बात नहीं कर सकते कि नहीं इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पोजीशन पर ही होगा, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा भी है कि स्थिति और संवेग दोनों का यथार्थ मान नहीं बता पाओगे। अगर कण गतिशील है तो इलेक्ट्रॉन गतिशील कण होता है। और तो यही बात क्या है फिर बेटा कि हम इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति तो नहीं बता सकते, फिर क्या करेंगे, उसकी प्रायिकता की बात करेंगे कि उसकी पाए जाने की प्रायिकता कहाँ हो सकती है। इसी को हम परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी चीज़ की बात को एक्सप्लेन करने के लिए परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल आया कि वे इलेक्ट्रॉन के पास कण और तरंग दोनों प्रकृति होती है और इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग का मान बता पाना संभव नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को जब हमने देखा, डी ब्रोगली को, हाइजेनबर्ग को, तो ये सारी चीज़ें बोर के परमाणु मॉडल वगैरह को क्या कर रहे थे, फेल कर रहे थे। तो जब वो परमाणु मॉडल फेल हो गए तो उनके लिए फिर हमें एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी और जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब अगर बात करें कि परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है क्या या मैकेनिकल मॉडल है क्या, तो बेटा ये परमाणु का ऐसा मॉडल जो इलेक्ट्रॉन के या किसी भी कण के, किसी ऐसे कण जिसके पास तरंग और कण दोनों गति हो, तरंग एवं कण दोनों प्रकार की गति रखने वाले उप परमाणुविक कणों की, ऐसे उप परमाणुविक कण जिनके पास तरंग और कण दोनों की प्रकृति होती है, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, उनका अध्ययन करते हैं हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल क्या है कि भैया एक प्रकार का सैद्धांतिक विज्ञान ही है। ठीक है, परमाणु क्वांटम मॉडल एक तरह का सैद्धांतिक विज्ञान ही है जिसके अंतर्गत हम उन उप परमाणु कणों की बात करेंगे
जिनके पास कण प्रकृति भी हो और तरंग प्रकृति भी हो। ठीक है, तो जिनके पास कण प्रकृति भी होगी और तरंग प्रकृति भी होगी, उन्हीं की बात हम किसमें करते हैं, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में। तो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत उन परमाणविक कण या उन गतिशील कणों की बात की जाती है जिनमें कण एवं तरंग दोनों प्रकृति होती है। और यह मॉडल जो बेटा, यह मॉडल आधारित है श्रोडिंगर तरंग समीकरण पे। किस पर आधारित है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण पे। ठीक है, तो ये जनरली किसके द्वारा दिया गया था, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने ही दिया था। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने ही क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का विकास किया है। तो ये जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है ये किस पर आधारित है, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण पे। अब ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है क्या, पहले इसकी बात समझ लें। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये होता क्या है। सबसे पहले इसी की अगर बात करें तो ये श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण है ये क्या है कि ये किस लिए दिया गया है, सबसे पहले इसकी बात करें तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए, परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए श्रोडिंगर ने एक तरंग समीकरण दिया है, उसी को हम बोलते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण। और वो समीकरण क्या है, ये वो समीकरण है डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये क्या है, आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। इसका हम डेरिवेशन भी अभी देखेंगे कि ये आता कहाँ से है। तो सबसे पहले देखें तो इसमें देखो क्या है, द्वितीय कोटि की, देखो सबकी घात क्या है, 2 है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण की बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण है। द्वितीय कोटि का अवकलन समीकरण होता है, अवकलन समीकरण है जिसके कई सारे हल होते हैं। इस समीकरण के अनेकों हल हो सकते हैं और जिनमें से बहुत सारे हल काल्पनिक होते हैं, अमान्य होते हैं। लेकिन जो हल इसके मान्य होते हैं, जो मान्य हल हैं, तो मान्य हलों को बेटा हम कहते हैं तरंग फलन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर तरंग समीकरण के जो मान्य हल होते हैं उन्हें बेटा बोलते हैं तरंग समीकरण, तरंग फलन। और इस तरंग फलन में परमाणु से संबंधित सारी सूचनाएं निहित होती हैं। ये इन्होंने परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति की व्याख्या करने के लिए समीकरण दिया था। तो इस समीकरण के कई सारे हल संभव हैं, जिसमें से कुछ काल्पनिक है, कुछ अमान्य है। लेकिन इसके जो वास्तविक हल हैं, जो मान्य हल हैं, उन मान्य हलों को बोलते हैं तरंग फलन। क्या बोलते हैं, तरंग फलन। और इस तरंग फलन, और इसे दर्शाते हैं किससे, साई से। इस तरंग फलन में ही परमाणु से निहित सारी सूचनाएं क्या होती हैं, उपस्थित होती है। परमाणु से संबंधित सारी सूचनाएं इसी में उपस्थित होती हैं। ये हमें परमाणु के बारे में पूरी जानकारी बताएगा। इसी को हम परमाणु कक्षक भी कहते हैं। तरंग फलन को ही क्या बोलते हैं, परमाणु कक्षक भी कहते हैं। अभी इसकी भी बात डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रोडिंगर तरंग समीकरण आया कहाँ से। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण देखो जो है वो तरंग गति के अवकलन समीकरण पे आधारित है। किस पे आधारित है, तरंग गति के अवकलन समीकरण पे। चलिए पहले तरंग गति का अवकलन समीकरण देखते हैं क्या होता है ना। चलो, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का डेरिवेशन अगर आप करोगे, तरंग समीकरण, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है वो क्या है, सबसे पहली चीज बेटा ये तरंग गति के अवकलन समीकरण पे आधारित है। किस पे आधारित है, अवकलन समीकरण पर आधारित है। तो तरंग गति का जो अवकलन समीकरण, हम उसको एक अक्ष के अंदिश ले लेते हैं, अभी एक्स अक्ष के अंदिश लेके चलते हैं। तरंग गति का समीकरण ए इक्वल टू आपका आएगा क्या, साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लिम्डा। ये तरंग फलन है। तरंग फलन का संबंध होता है ए बराबर साइन 2 पाई एक्स अपॉन लिम्डा। अब जब हम इसे एक अक्षीय तरंग गति के समीकरण, अवकलन समीकरण प्राप्त करते हैं इससे,
इसे हम एक्स अक्ष के अंदिश क्या करते हैं, अवकलित करते हैं। चलो एक्स अक्ष अंदिश अवकलित करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी साई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कांस्टेंट होता है। अवकलन आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये फार्मूला होता है बेटा अवकलन का। देखो यहाँ पे अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होगा तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। और इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कॉस एक्स होगा बेटा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स ये। और किसी कांस्टेंट का जो समीकरण अवकलन होता है, ये केवल एक्स का जो अवकलन होता है, एक्स का अवकलन होता है 1। केवल एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ देखो ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। तो बोलो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये पूरे को मान लो एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये हो गया कॉस एक्स क्या है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। अब अगर देखोगे तो बेटा एक्स में, जिसको हमने एक्स माना, इसमें मोर देन 1 टर्म है, एक से ज़्यादा टर्म उपस्थित है, तो फिर इसका भी अवकलन होगा। तो इसका जब अवकलन होगा तो यहाँ देखिए इसके अवकलन पे क्या होगा, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है, ये कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा तो इसका अवकलन डी एक्स अपॉन डी एक्स, बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2 पाई अपॉन लेमडा, यही बचेगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखोगे फिर से तो क्या आया, ये पूरी वैल्यू अगर देखें तो ए इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा, फिर कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। अब यहाँ देखोगे फिर से एक ये इसकी वैल्यू आई डी साई अपॉन डी एक्स की। अभी एक बार और, क्योंकि जो हमारा श्रोडिंगर तरंग समीकरण है वो द्वितीय कोटि का है, मतलब एक बार अवकलन और करना है। तो एक बार और करोगे तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सब बाहर रह जाएगा। यहाँ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, यही होगा। अब बेटा फिर से देखो, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर लेमडा अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है वही रह जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा। फिर बेटा इसका अवकलन हो जाएगा साइन एक्स, कैसा, माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या है, 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, यही है। और फिर से देखो बेटा ये अंदर वाले का करोगे तो अंदर वाले करने पर फिर से क्या आ जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये बचेगा। अब अगर आप देखो तो ए को अगर इसके साथ लिख दें भैया, ए के साथ इसको, ए को इसके साथ लिख दें, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसको हमने आगे कर दिया, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर इंटू ए। अगर इसको देखोगे तो ये पूरा क्या लिखा हुआ है भाई, ये पूरा लिखा हुआ है साइन, तो इसके जगह क्या रख दो, साई रख दो। तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, साइन। अब डी ब्रोगली समीकरण से आपको पता है, डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार, डी ब्रोगली समीकरण से अगर आप देखेंगे तो डी ब्रोगली समीकरण कहता है लेमडा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, ये होता है। तो ये लेमडा की जगह अगर इसको रख दो तो क्या आएगा, देखो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर, लेमडा कितना होगा, एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और फिर ये साई तो है ही, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर रफ करते हैं, देखो सारी चीजें नोट करके चलना, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट इतने का ले लो, ठीक है, नहीं लिख पाए हो तो जल्दी से, ठीक है, ले लिया। चलो रफ करते हैं इधर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आएगा डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू साई, ये होगा। अब अगर यहाँ पे देखें भैया तो ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एम को अलग कर दो इसमें से,
तो ये हो जाएगा mv² और साइन m इंटू mv², m को अलग कर दो। अब यहाँ 2 का गुणा और 2 का भाग कर दो, तो ये 2 का गुणा भी कर दो और 2 का भाग भी कर दो। ये हमने क्यों किया अभी देखना, जब 2 का गुणा 2 का भाग अपने से करेंगे तो माइनस ये 2 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और ये π² अपॉन h², m है ही है। अब देखो बचेगा यहाँ क्या 1/2 mv²। अब आपको पता है किसी भी परमाणु के किसी भी पदार्थ के लिए जो गतिज ऊर्जा होती है बेटा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ½ mv², है ना। और आपको पता है कुल ऊर्जा जो होती है किसी भी पदार्थ की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा होती है कितनी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के सम के बराबर। ये भी आपको पता है कुल यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर। तो बेटा अगर कुल ऊर्जा जो है E मान लो, गतिज ऊर्जा KE काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? KE बराबर आएगा E माइनस PE, ये आएगा ना E माइनस PE। अगर देखो बेटा ½ mv² की जगह क्या रख सकते हो? KE, और KE की वैल्यू क्या है? E माइनस PE ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आएगी d² साई अपॉन dx² इज इक्वल टू -8π² m अपॉन λ²। फिर इसकी जगह क्या रख दोगे आप? E माइनस PE और इंटू क्या है? साई। अगर इसको इस साइड भेज दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? d² साई अपॉन dx² साई अपॉन dx², ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 8π² m अपॉन λ², दिख रहा है नीचे बिल्कुल। फिर E माइनस PE और ये साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये क्या आ गया आपका? श्रोडिंगर तरंग समीकरण आ गया बेटा। अब अगर इस समीकरण को हमने x अक्ष के अंदिश अवकलित करके निकाला था, अगर इस समीकरण को हम तीनों अक्षों के अंदिश क्या करते हैं? अवकलित करते हैं। चलो तीनों अक्षों के अंदिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इधर रफ करते हैं तो बेटा इसको तीनों अक्षों के अंदिश विस्तार करोगे इसका तो क्या कहेंगे? तीनों अक्षों के अनुदिश विस्तार करने पर तीनों अक्षों के अंदिश विस्तार करने पे क्या हो जाएगा भैया? यहाँ जुड़ जाएगा d² साई अपॉन dx², तीनों अक्षों का मतलब d² साई अपॉन dy², d² साई अपॉन dz², तीनों अक्षों के अंदिश हो जाएगा। फिर 8π² m अपॉन h² बेटा E माइनस PE साई इज इक्वल टू क्या? 0। और अभी हमने बताया आपको जहाँ पे साई क्या है आपका, जहाँ पे x, y और z क्या है बेटा? कार्तीय निर्देशांक तीनों अक्षों के है ना, कार्तीय निर्देशांक है, ये तो आपको पता ही है। और ये जो आपका साई है, साई क्या है बेटा? तरंग फलन है, तरंग फलन को प्रदर्शित करता है। या हम सीधे सीधे कहें परमाणु कक्षक को दर्शाएगा जिसमें परमाणु से उपस्थित सारी सूचनाएं क्या, परमाणु से संबंधित सारी सूचनाएं निहित होती हैं। बाकी आप ई जानते हो, यांत्रिक कुल ऊर्जा है, ई क्या है? कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा। पीई क्या है बेटा? पीई है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। ये सारी चीजें। एच प्लांक नियतांक है, एम द्रव्यमान है कण का। तो ये क्या आया बेटा? आपका श्रोडिंगर तरंग समीकरण। अब जो हमारा परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है ना, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, वो इसी समीकरण पे आधारित है। क्वांटम यांत्रिकी मॉडल इसी समीकरण पे आधारित है। और किस प्रकार से आधारित है बेटा? इस समीकरण के कई सारे हल प्राप्त हो सकते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक है और कुछ अमान्य है। तो जो वास्तविक है वो तरंग फलन है, जिन्हें परमाणु कक्षक भी कहते हो। और परमाणु कक्षक या तरंग फलन में ही परमाणु से निहित सारी सूचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग तरंग फलन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तरंग फलन की, अच्छा उससे पहले भी थोड़ी सी और बात करेंगे। तरंग फलन से पहले बात करेंगे वितरण फलन की।
दोनों चीजों की बात कर लेते हैं। चलो पहले तरंग फलन ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं, तो तरंग फलन, तरंग फलन वेव फंक्शन क्या होता है, वेव फंक्शन या तरंग फलन क्या होते। सबसे पहली बात देखो क्या होता है कि हम सिंपल सा कह सकते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण के मान्य हलों को ही क्या बोलते हैं, तरंग फलन बोलते हैं या परमाणु कक्षक बोलते हैं। पहला पॉइंट तो क्या कह सकते हैं कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण के, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के मान्य हल क्या कहलाएंगे, तरंग फलन कहलाते हैं, तरंग फलन कहलाते हैं। या इसी को हम और भी क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु कक्षक भी कहते हैं, है ना। परमाणु कक्षक, तरंग फलन को ही परमाणु कक्षक भी कहते हैं। और इसे साई से दर्शाते हैं, किसे दर्शाते हैं, साई से दर्शाते हैं। दूसरे तरीके से कहें तो बेटा आपको सभी को पता है, जैसा कि डी ब्रोगली ने बताया था कि जो आपका गतिशील कण होता है उसके पास कण की प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। एक तरंग कैसे मूवमेंट करती है, तरंग कुछ इस तरह से मूव करती है ना, ये तरंग गति है। तो किसी भी गतिशील के पास दो तरह की प्रकृति होती है, कण प्रकृति होती है और तरंग प्रकृति होती है। तो कण की जो तरंग प्रकृति होती है उसे हम बोलते हैं द्रव्य तरंगे। क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे। तो ये जो सारी आपकी तरंग दिख रही है, ये तरंगे क्या है आपकी, द्रव्य तरंगे। कौन सी तरंगे, द्रव्य तरंगे। कण के पास तरंग प्रकृति मतलब द्रव्य के पास तरंग प्रकृति है तो उसे बोलते हैं द्रव्य तरंगे। अब इन द्रव्य तरंगों का जो गुण होता है वो किस पर आधारित होता है, वो इनके आयाम पे। आयाम हमने आपको बताया है पहले भी जब बताए थे कि भैया ये जो आपका एक क्या है, ये जो आपका एक आयाम का एक सिरा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तरंग का, ये जो आपका शीर्ष है ना, तरंग के शीर्ष से ये यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती आयाम, इसे ए से दर्शाते हैं। या गर्त की जो दूरी होती है अधिकतम उसे भी हम आयाम कहते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो किसी भी गतिशील कण के पास दो प्रकार की प्रकृति होगी, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। तो जो कण की तरंग प्रकृति होती है उसे हम बोलते हैं द्रव्य तरंगे। और इन द्रव्य तरंगों का जो गुण होता है वो किस पर आधारित होता है बेटा, इनके आयाम पे। किस पे आधारित होता है, इनके आयाम पे। इन तरंग प्रकृति के आयामों को ही, इन तरंगों के आयाम को ही तरंग फलन कहते हैं। इस तरंग के आयाम को ही क्या बोलते हैं बेटा, तरंग फलन कहते हैं या परमाणु कक्षक कहते हैं। इसी को साई से दर्शाते। बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। तरंग फलन क्या होता है। चलो, तरंग फलन सिंपल सा श्रोडिंगर तरंग समीकरण के मान्य है तरंग फलन होंगे। या फिर जो गतिशील कण के पास दो प्रकृति होती है तो तरंग प्रकृति को द्रव्य तरंगी बोलते हैं। इनका गुण किस पे आधारित, आयाम पे निर्भर होता है। इसके आयाम को हम बोलते हैं तरंग फलन। चलो, अब तरंग फलन के कुछ और गुणों की बात कर ले भैया। तरंग फलन के कुछ और गुणों की बात कर लेते हैं। तो चलिए तरंग फलन के देखते हैं। तरंग फलन के गुण, तरंग फलन के गुण, ठीक है। सबसे पहला गुण तो ये क्या होता है, तरंग फलन एक गणितीय फलन है। ये क्या है, एक गणितीय फलन है। गणितीय फलन है, गणितीय फलन है जिसका मान किसी क्षेत्र के एक स्थान पर, जिसका मान एक स्थान पर उच्च, एक स्थान पर उच्च तथा उसी क्षेत्र के दूसरे स्थान पर निम्न होता है। एक स्थान पर उच्च होता है लेकिन अगर उसी क्षेत्र के दूसरे स्थान पे निम्न होता है। जैसे हमने आपको दिखाया तो ये तरंग फलन कुछ इस तरीके से है। तो हमने क्या कहा, तरंग फलन क्या है, आयाम है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक कि भैया इस पूरे क्षेत्र में देखोगे एक जगह पर तरंग फलन, ये आयाम क्या है, उच्च मान मिला। लेकिन इसी क्षेत्र के अगर दूसरे बिंदु पर चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो तो तरंग फलन का आयाम क्या होगा, निम्न होगा। यहाँ देख लो तरंग फलन का आयाम क्या होगा, मतलब जो मान होगा वो निम्न होता है। तो तरंग फलन एक प्रकार का गणितीय फलन है
जिसका मान किसी स्थान पर उच्च होता है तथा उसी क्षेत्र के किसी दूसरे स्थान पर क्या होगा बेटा, निम्न हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो तरंग फलन का जो मान होता है, तरंग फलन इसका एक निश्चित मान, निश्चित एवं सतत मान होता है। तरंग फलन का भैया जो मान होता है वो निश्चित होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है, सतत होता है। ठीक है, तीसरी बात करें तो ऊर्जा के कुछ मानों के लिए, क्या बात करें, ऊर्जा के कुछ मानों के लिए, ऊर्जा के कुछ मानों के लिए तरंग फलन का मान उच्च होता है। तरंग फलन का मान, साई का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, जिन्हें आइजन मान कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइजन मान या बेटा आइजन फलन कहते हैं, आइजन मान या आइजन फलन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और इससे संबंधित जो ऊर्जा होती है, इससे संबंधित ऊर्जा को बेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इससे संबंधित ऊर्जा को हम बोलते हैं आइजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं, आइजन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आइजन मान क्या होते हैं तो आप क्या कहोगे भैया कि ऊर्जा के कुछ मानों के लिए जो तरंग फलन है उसका मान अधिकतम हो जाता है, उन मानों को ही हम क्या बोलते हैं, आइजन मान या आइजन फलन कहते हैं। और वो जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं आइजन ऊर्जा, उस ऊर्जा क्या बोलते हैं, आइजन ऊर्जा कहते हैं। चल और पॉइंट्स की अगर इसकी बात करें तो देखो कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, आपका ये जो आइजन फलन है ये ऊर्जा के अधिकतम मान के लिए होता है। अब बात अगर करें तो जो साई है ये क्या है, परमाणु कक्षक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परमाणु कक्षक को। ठीक है, लेकिन जो आपका साई स्क्वायर, मैक्स बॉर्न ने बताया, ठीक है, मैक्स बॉर्न एक साइंटिस्ट थे, वो कहे कि साई स्क्वायर जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रायिकता घनत्व। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता कहाँ पर ज्यादा है, तो जहाँ पर साई स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल हम बोल सकते हैं एक लाइन कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किस पे निर्भर होती है, तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। और इस तरंग फलन के वर्ग को क्या बोलते हैं, प्रायिकता घनत्व। मतलब जहाँ पे इसका मान अधिकतम होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होगी बेटा, अधिकतम होती। ठीक है, ये बात समझ गए। तो कुछ और पॉइंट्स इसी की बात करते हैं। तो हम क्या कहें, जहां पर साई मतलब तरंग फलन का मान शून्य होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या होती है, संभावना भी शून्य होती है। मतलब कि जिस स्थान पर हमें तरंग फलन साई का मान 0 आ जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, संभावना शून्य होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अगला पॉइंट कि भैया जहां पर साई का मान शून्य होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या होती है, शून्य। बात क्लियर है। तो अगला पॉइंट देखें, तो अगला पॉइंट देखते हैं। हमने क्या कहा, जहां पर साई का मान शून्य होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है। तो साई का मान बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता भी क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इधर रफ करते हैं। क्या कहा हमने कि जहां पर साई का मान शून्य होगा बेटा, तरंग फलन का मान, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो जिस कण के लिए गतिज ऊर्जा का मान
उच्च होता है उसकी तरंग फलन का मान उसके तरंग फलन का मान तीव्रता से बढ़ता है, तीव्रता से बदलता है या बढ़ता है, जो भी कह लो आप, बदलता है। ठीक है, जिस कण की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, उच्च होता है, उस कण के लिए तरंग फलन का मान भी तीव्रता से क्या होता है, परिवर्तित होता है। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार के कण के लिए तरंग फलन का मान परिवर्तित होता है या बदलता है, तो जिस कण की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, उच्च होता है। आपसे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना कब शून्य होती है, तो बेटा जहां पर साई का मान शून्य होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कैसे निर्भर होती है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो बेटा जहाँ पे साई स्क्वायर मतलब प्रायिकता घनत्व का मान उच्च होगा, या सीधे सीधे कहें कि तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये बात समझ में आ रही, कैसे क्वेश्चंस आपको इससे बनेंगे, आप तो पढ़ते जा रहे हो आपको, है ना। तो साई मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कब बढ़ती है, बेटा तरंग फलन का मान बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता भी बढ़ती है। अगर आपसे पूछ ले कि किस प्रकार के कण के लिए जो आपका तरंग फलन है उसका मान नहीं बदलता है, तो हम सीधे सीधे कहेंगे तरंग फलन का मान स्थिर कणों के लिए परिवर्तित नहीं होता है। क्यों बेटा, क्योंकि स्थिर कणों की गतिज ऊर्जा शून्य होगी, भाई स्थितिज ऊर्जा पाई जाएगी, उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी नहीं। और अभी पहला पॉइंट क्या कहता है कि जिस कण की गतिज ऊर्जा उच्च होगी उसी कण का क्या होगा भैया, साई का मान तीव्रता से बदलता है। तो जो कण स्थिर होगा उसके लिए तरंग फलन में स्थिर कणों के लिए परिवर्तित नहीं होता है। बात समझ में आ रही, अगर कोई कण स्थिर है तो उसके लिए तरंग फलन का मान भी स्थिर होता है, वो परिवर्तित नहीं होगा। तो ये तो आपकी हो गई तरंग फलन की बात। अब हम एक बात करें, जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण थे, ये भी ज्यादातर एक इलेक्ट्रॉन, मतलब इन्होंने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था ये हाइड्रोजन को आधार मान के दिया था। तो हाइड्रोजन और उसके सम इलेक्ट्रॉनिक निकायों के लिए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे लिथियम प्लस आयन है ना, सॉरी लिथियम 2 प्लस आयन हो गया, हीलियम प्लस आयन हो गया, बेरिलियम 3 प्लस आयन हो गया, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन वाले निकायों के लिए ही अपना पहला जो हल दिए थे श्रोडिंगर तरंग समीकरण का, इन्होंने जो हल दिया था वो हाइड्रोजन परमाणु या उसके सम इलेक्ट्रॉनिक निकायों को आधार मानकर दिया था। तो वहाँ से इनका एक वितरण फलन भी आता है। एक और पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता घनत्व होती है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता घनत्व साई स्क्वायर होती है, वो वितरण फलन डी से कुछ इस प्रकार से संभव होती है। तो ये आप याद रखोगे, ये आपका इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। डी पाई स्क्वायर क्या होता है, डी पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। तो इन्होंने क्या कहा, मैक्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रायिकता घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व जो होती है साई स्क्वायर जो होता है, वो वितरण फलन डी से कुछ इस प्रकार से संबंधित होता है। कभी भी आपसे इक्वेशन भी पूछ लेता है कि वितरण फलन और प्रायिकता घनत्व का संबंध बताइए। अच्छा, वितरण फलन क्या है इसकी बात भी कर लेते हैं, वितरण फलन की बात करते हैं, है ना। वितरण फलन क्या होता है, तो ये वितरण फलन हम मान सकते हैं कि जैसे मान लो ये नाभिक है और नाभिक से आर दूरी पर ये एक कुछ नाभिक से आर दूरी पर ये इसकी डी आर मोटाई, इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई कितनी है बेटा, ये इसका मान है डी आर मोटाई की, ठीक है। तो नाभिक से आर दूरी पर डी आर मोटाई की कक्षा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की माप। वितरण फलन को क्या बोल सकते हैं कि नाभिक से आर दूरी पर स्थित डी आर मोटाई के कक्षक में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की माप
की माप वितरण फलन d कहलाती है। ठीक है, तो वितरण फलन d क्या होता है भैया कि नाभिक से r दूरी पर ये जो dr मोटाई का परमाणु कक्षक है, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है, यही हमारा होता है वितरण फलन। और वितरण फलन और प्रायिकता घनत्व में क्या संबंध होता है, ये होता है d = 4 पाई r स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये बात क्लियर है? तो ये क्लियर, एक तरीके से और भी आप कह सकते हो कि जो आपका d है ये नाभिक से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाता है। सिंपल सा अगर एक लाइन में बोलो वितरण फलन क्या है, तो नाभिक से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को दर्शाता है कि नाभिक से r दूरी पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी होगी। तो ये वितरण फलन है। जब हमने बेटा हाइड्रोजन परमाणु के लिए या उसके सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं के लिए वितरण फलन का मान निकाला, वितरण फलन और ये आपका साई स्क्वायर प्रायिकता घनत्व के बीच ग्राफ बनाया, तो श्रोडिंगर ने एक ग्राफ दिया था किसके बीच, वितरण फलन और साई स्क्वायर के बीच। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु या उसके सम इलेक्ट्रॉनिक निकायों के लिए। 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर, हम सीधे सीधे कहें ये d। ठीक है, वितरण फलन और इधर प्रायिकता घनत्व की बात की। तो मान लो नाभिक यहाँ से शुरू होता है, तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ था बेटा, तो जिस प्रकार से ये ग्राफ जा रहा था। अब ये ग्राफ में क्या है उसकी बात तुरंत करते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये आपका, जब श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन और उसके सम इलेक्ट्रॉनिक निकायों, जैसे सब इलेक्ट्रॉनिक निकाय उसका कौन, हीलियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वाला, लिथियम 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वाला, बेरिलियम 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तो इनके लिए जब गणना की देखा तो प्रायिकता घनत्व और वितरण फलन के बीच ये ग्राफ मिल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने पहला पॉइंट कहा कि भैया नाभिक पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या है, शून्य। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, शून्य पाया जाएगा। तो नाभिक पर इलेक्ट्रॉन की संभावना कितनी होती है भैया, शून्य होती है। पाए जाने की संभावना क्या होगी, शून्य होगी। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा नाभिक से एक निश्चित दूरी पर, नाभिक से एक निश्चित दूरी, और वो दूरी कौन है, 0.529 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है बेटा वो अधिकतम है। तो नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की निश्चित दूरी कितनी है बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये दूरी किसमें है, ये सारी एंगस्ट्रॉम में है। पाए जाने की प्रायिकता या संभावना क्या होती है, संभावना अधिकतम होती है, अधिकतम है। और इस ये दूरी क्या है बेटा, बोर की प्रथम कक्षा की त्रिज्या है ना, ये क्या है, यह बोर की प्रथम त्रिज्या है, बोर कक्षा की प्रथम त्रिज्या। बोर कक्षा की प्रथम त्रिज्या का मान याद है आपको, 0.529। ठीक है, तो और अगर देखें यहाँ पे, तो जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या होती जा रही, कम होती जा रही। तो नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी घटती जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ग्राफ है प्रायिकता घनत्व और वितरण फलन के मध्य। क्लियर है? तो ये हमारा ग्राफ हो गया बेटा। ग्राफ से फिर से एक बार देखते हैं, नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। एक निश्चित दूरी 0.529 पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम है, जो कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये बोर त्रिज्या के बराबर है। और जैसे जैसे नाभिक से देखो दूरी बढ़ती जा रही और आगे जाने पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो संभावना है बेटा वो घटती जा रही है। मतलब नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी घटती जाती है। और अनंत दूरी पर, किस दूरी पर, अनंत दूरी पर बेटा यह संभावना हो जाती है 0। अनंत दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो जाती है 0। चलो अब यहाँ से और थोड़ी सी बात करें, कुछ पॉइंट्स की बात कर लें कि ये तो हो गया हमारा सारी बात वितरण फलन, तरंग फलन, श्रोडिंगर तरंग समीकरण की। तो अच्छा, श्रोडिंगर तरंग समीकरण के जो हल होते हैं बेटा, उनसे हमें एक पॉइंट आप नोट करिएगा
कि जो श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर जब हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करते हैं तो उससे हमें 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है बेटा। 3 क्वांटम संख्याएं, ये क्वांटम संख्याएं क्या है अभी इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। 3 क्वांटम संख्याएं प्राप्त होती है, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर उससे 3 क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी बेटा? एक मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। फिर जो दूसरा आपका होता है भैया, सेकंड जो आपका होगा, सेकंड आपको मिलता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और एक मिलती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण को हल करने पर 3 क्या होती है, हमें क्वांटम संख्याएं मिलती हैं। इसको n से दर्शाते हैं, इसको l से दर्शाते हैं और इसको m से दर्शाते हैं। तो ये 3 हमें क्या मिलते हैं, क्वांटम संख्याएं मिलती हैं, इनको याद रखिए। और एक पॉइंट आपको बता देते हैं कि भैया ये जो हमारा तरंग समीकरण पे आधारित मॉडल है, उस मॉडल के क्या गुण हैं, है ना। अभी तो हमने परमाणु मॉडल की विस्तृत बात की ही नहीं, तो उसकी भी थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मतलब क्वांटम यांत्रिकी परमाणु मॉडल के गुण या कुछ विशेषताएं इसकी बात कर लें तो ये कहता क्या है कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर ही घूमता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ही घूमता है, ये सत्य है। नाभिक के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन घूमता है नाभिक के चारों ओर, उसकी ऊर्जाओं का ऊर्जा स्तर निश्चित होता है। ऊर्जा स्तर क्या होता है, निश्चित होता है। तो नाभिक के चारों घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो ऊर्जा स्तर होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और इस ऊर्जा को हम बोलते हैं क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर, ठीक है। ऊर्जा का ऊर्जा स्तर निश्चित होता है, जिसे बोलते हैं क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर, या इस ऊर्जा को बोलते हैं क्वांटित ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्वांटित ऊर्जा। अब ये जो क्वांटित ऊर्जा है बेटा, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें, तीसरा क्या कहता है कि इन क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के कारण बेटा क्या मिलेगा आपको, जो इलेक्ट्रॉन के तरंग समान गुण हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, तरंग समान गुणों की जानकारी प्राप्त होती है। और क्वांटीकृत ऊर्जा स्तरों के कारण बेटा श्रोडिंगर तरंग समीकरण के मान्य हल भी प्राप्त हो जाते हैं, अगला पॉइंट अगर बात करें तो जैसा कि हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और उसके संवेग की गणना तो नहीं की जा सकती, लेकिन बेटा उसके पाए जाने की प्रायिकता की गणना की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता की गणना की जा सकती है। ये भी हमें कौन बताता है, परमाणु क्वांटम यांत्रिकी प्रायिकता की संकल्पना की जा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता किसी पॉइंट पे हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। और अगला पॉइंट की अगर बात करें तो जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है, इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन वो किसको दर्शाता है, परमाणु कक्षक को। और बेटा एक परमाणु कक्षक में अधिकतम हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का जो होता है विपरीत चक्रण में रखे होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कैसा होता है, विपरीत। अगर एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये आपका ठीक है हो गया 5वां पॉइंट। और एक पॉइंट की बात करें तो भैया ये मॉडल कहता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर उपस्थित स्थान में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है बेटा, प्रायिकता वो कितनी होती है, तो प्रायिकता होती है तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। ये अगला पॉइंट। तो ये आपका क्या था, परमाणु क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। बोर्ड में तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके स्कूल एग्जाम वगैरह के लिए, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, एक एक छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल आज हुआ खत्म। अब इसके बाद फिर हम लोग कक्षकों और क्वांटम संख्याओं की बात अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को बाय, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।